जय हिंद छात्रों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डीएलएड अंतिम वर्ष के अंतर्गत आधुनिक विश्व के संदर्भ में भारतीय शिक्षा। भारतीय शिक्षा के अंतर्गत हम आज जानेंगे राष्ट्र व राष्ट्रवाद। ये पठन सामग्री 4 से संबंधित है। राष्ट्र व राष्ट्रवाद, इसके पहले हमने राष्ट्रवाद को जाना। आइए हम दोनों को एक साथ जानेंगे, राष्ट्र व राष्ट्रवाद। देखिए, राष्ट्र अर्थात देश, राष्ट्र अर्थात राज्य। पहले राष्ट्र का अर्थ राज्य हुआ करता था, लेकिन आज कालांतर में इसका अर्थ परिवर्तित हो गया और राज्य का अर्थ स्टेट अर्थात अलग अलग एक देश के अनेक प्रकार के जो स्टेट होते हैं उनको राज्य कहा गया। लेकिन आज देखते हैं राष्ट्र और राष्ट्रवाद। राष्ट्र अर्थात देश। अब देखिए, कोई भी राष्ट्र बहुत सारे जनसंख्या से बनता है, ठीक है, जनसंख्या से बनता है और उस जनसंख्या के परिणाम स्वरूप राष्ट्र का निर्माण होता है। जैसे कि भारत देश में विशाल जनसंख्या होने के बाद है ना, यहाँ भारत देश का क्या हुआ, उदय हुआ। तो अब देखिए, अब भारत जैसे कई ऐसे राष्ट्र है, देश है जो अलग हो गए, जैसे कि बर्मा है, भूटान है, नेपाल है, पाकिस्तान है ना, अफगानिस्तान है। ये जितने भी देश है वो भारत से अलग हो गए और अलग देश बन गए। तो इसके लिए क्या होता है, उस देश की अपनी भाषा होती है, उस देश की अपनी संस्कृति होती है, उस देश की अपनी अर्थव्यवस्था होती है, उस देश की अपनी एक निश्चित राजनीतिक इतिहास होता है या पुराना इतिहास होता है, जिसके कारण उस राष्ट्र का उदय होता है। ठीक है, तो उस उदय के परिणाम स्वरूप ये जितने भी राष्ट्र है, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, आपका श्रीलंका हो गया, बर्मा, नेपाल, भूटान, ये जितने भी देश है वो अपनी संस्कृति, पहचान इत्यादि के क्षेत्र में उनका अलग हुआ, मतलब भारत से अलग हो गया, है ना। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि निश्चित जनसंख्या के लोग, उनकी भाषा, शैली, रहन सहन के आधार पर उस देश का निर्माण हुआ और उस देश का राष्ट्रवादी विचारधारा भी उसमें आम भूमिका निभाता है ना। उस देश के लोग यह मांग करते हैं कि हमारी भाषा अलग है, संस्कृति अलग है, हमारी वेशभूषा अलग है, हमारा अर्थव्यवस्था दूसरा है। इस प्रकार के राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग होते हैं जो आंदोलन की मांग करते हैं कि हमें एक स्वतंत्र देश बनाया जाए। तो इस उद्देश्य को ध्यान में रख करके उनको भारत से बहुत सारे देशों को अलग कर दिया गया और अलग अस्तित्व देश के रूप में उभरा। तो ये था राष्ट्र। अब देखिए, अब राष्ट्र में बहुत सारे मतलब परिवार आते हैं, है ना। परिवार में मतलब वंशानुक्रम ढंग से मतलब चलता रहता है ना। वंशानुक्रम ढंग से मतलब कहे जाए तो शादी, विवाह, अनेक प्रकार के परंपरा, ये सब वंशानुक्रम ढंग से चलता रहता है और वह राज्य में संचालित होता है। लेकिन एक राज्य के अलग अलग हिस्से में या कहें एक राष्ट्र के अलग अलग हिस्से में अलग अलग परंपराएं, अलग अलग कृषि के यंत्र, अलग अलग कहें तो धार्मिक परिक्षेत्र, जिनके कारण एक राष्ट्र का निर्माण होता है। तो राष्ट्र में वे सभी धर्म के लोग, जाति के लोग, संस्कृति के लोग आते हैं जिनकी एक अपनी पहचान होती है। उन्हीं पहचान के माध्यम से है ना उनका अपना एक अस्तित्व होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे छत्तीसगढ़ का नए राज्य के रूप में उदय हुआ सन 2000 में, ठीक है, नए राज्य का उदय हुआ सन 2000 में। तो वो लोग मांग करने लगे अलग पृथक छत्तीसगढ़ की मांग करने लगे, क्योंकि इनकी भाषा अलग है, शैली अलग है। इस प्रकार मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ। ठीक उसी प्रकार भारत से भी अनेक मतलब जो देश है वो अलग हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार नए राष्ट्र का उदय हुआ। अब आते हैं राष्ट्रवाद। तो बहुत से लोग राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग होते हैं, है ना, अर्थात समर्पण की भावना, त्याग की भावना, अपनेपन की भावना, है ना, बलिदान की भावना, इस प्रकार की जो विचारधारा होती है उसको राष्ट्रवादी विचारधारा कहते हैं। लेकिन अच्छे कार्यों के लिए, सकारात्मक कार्यों के लिए जो विचारधारा होती है उसको राष्ट्रवादी कहे जाते हैं। आपने सुना होगा बहुत से ऐसे कवि हैं जिसको राष्ट्र कवि कहा जाता है। उदाहरण के लिए मैथिली शरण गुप्ता। मैथिली शरण गुप्ता का नाम आप सुने होंगे कि उनको राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने राष्ट्र के बारे में बहुत कुछ लिखे हैं, है ना। अपनी भावनाओं को पूरा मतलब सजा दिया है, अपनी भावनाओं को इस प्रकार से मतलब लिखित स्वरूप प्रदान किया है जिसे पढ़कर हम
भावोन्मुख हो जाते हैं, हमें देश के प्रति सच्ची श्रद्धा जागृत होती है, इसलिए उसे राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है या राष्ट्र कवि कहा जाता है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त को। तो इस प्रकार हमें देश के प्रति सम्मान, है ना, आत्मनिर्भरता, कुछ करने की लालसा, आपस में एकता के सूत्र में बांधने की इच्छा, एकजुटता, जातीयता से ऊपर परे हट करके आपस में एकजुटता, धार्मिक रूप से विभिन्न धर्मों में आपस में एकजुटता, ये सभी हमें राष्ट्रवाद की ओर ले जाता है, राष्ट्रवाद की ओर ले जाता है। अपनी मांगों की मांग, मतलब बहुत सारी अपनी मांग होती है, उनकी मांग इसलिए करते हैं क्योंकि वह सभी दृष्टिकोण से सही होता है। सभी दृष्टिकोण से सही होने के कारण हम अपनी मांगों की मांग करते हैं जो हमारे लिए सही होता है। तो वहाँ भी हमारी राष्ट्रवादी विचारधारा दिखाई देती है। अभी किसान आंदोलन किसान कर रहे हैं दिल्ली के आसपास है, दिल्ली के बॉर्डर में ना, तो किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो उनके अंदर कुछ राष्ट्रवादी विचारधारा है, ठीक है, जिसके मद्देनजर वो क्या कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, अपनी समर्थन मूल्य के बारे में मांग कर रहे हैं। तो इस प्रकार उनके अंदर भी राष्ट्रीय विचारधारा मौजूद है। हमारे देश के बहुत से स्वतंत्रता सेनानी जैसे कि भगत सिंह हो गए, आज़ाद हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद, बहुत से ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हुए जिनके अंदर राष्ट्रवादी विचारधारा थे, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिए है। उनके अंदर राष्ट्रवाद नहीं तो और क्या है, तो यही सब राष्ट्रवाद कहलाता है। ये हो गया राष्ट्र और राष्ट्रवाद। आइए और समझते हैं, आइए जानते हैं राष्ट्र के बारे में लोगों की मान्यताएं जिससे नए राष्ट्र का जन्म होता है। अर्थात यहाँ पर कहा है राष्ट्र के बारे में लोगों की क्या मान्यताएं हैं जिनसे नए राष्ट्र का जन्म होता है। तो सबसे पहले देखते हैं साझा इतिहास। कोई भी राष्ट्र जब बनता है तो वहाँ के जो निवासी होते हैं, जैसे कि भारत है, भारत देश के जितने भी निवासी हैं उनके अंदर एक प्रकार से जो सामाजिक लोग हुआ करते थे, उनमें एक एकात्मकता या कहें एकता थी, है ना। तो जो साझा बोला गया है, साझा विश्वास, जो एकता की जो सूत्र बंधा हुआ है ना, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उस राष्ट्र का वहाँ पर अस्तित्व है, इस प्रकार से कहा जा सकता है। थोड़ा सा और समझते हैं साझा विश्वास। जैसे भारत देश है, भारत में विभिन्न समुदाय धर्म के लोग होते हैं, ठीक है, उसके बावजूद भी लोगों के अंदर एक अटूट विश्वास है, एक दूसरे धर्म के प्रति, एक दूसरे जाति के प्रति, एक दूसरे समाज के प्रति एक विश्वास है, और यही विश्वास आपस में लोगों को जोड़े रखता है, और यही विश्वास लोगों को एक राष्ट्रवादी विचारधारा देता है, और यही विश्वास एक प्रकार से राष्ट्र का निर्माण करता है ना। इस प्रकार पहला पॉइंट हो गया राष्ट्र के बारे में लोगों की मान्यताएं जिससे नए राष्ट्र का जन्म होता है, वह है साझा विश्वास, ठीक है। साझा विश्वास के माध्यम से राष्ट्र का जन्म होता है। दूसरा देखते हैं इतिहास, ठीक है। प्रत्येक देश का कुछ न कुछ इतिहास होता है, तभी वह देश बनता है, ठीक है। तो भारत का भी इतिहास है, पाकिस्तान का भी इतिहास है, अन्य जितने भी मतलब देश है उन सब का कुछ न कुछ इतिहास है ना। ऐतिहासिक कुछ परिदृश्य है जिनके माध्यम से वह देश अस्तित्व में आया। जैसे कि भारत जब देश नहीं था, इसके पहले भारत में कुछ मान्यताएं थी, कुछ परंपरा थी, जो किंवदंतियों द्वारा कही गई कहानियां थी, शिला अभिलेख थे, है ना, शिलालेख थे, अभिलेख थे, जिनके माध्यम से हमें पता चला, हमारे इतिहास के माध्यम से पता चला कि यह ऐसा राष्ट्र था भारतवर्ष, है ना, या और मतलब पुराणों में अलग अलग नामों से जाना गया है ना। उनसे पता चलता है कि यह कैसा राष्ट्र था और इनकी सीमा कहाँ से कहाँ तक था। तो इस प्रकार कह सकते हैं किसी भी देश का ऐतिहासिक परिदृश्य या कहें ऐतिहासिक परिदृश्य, ऐतिहासिक कहानियाँ, ऐतिहासिक अभिलेख, ऐतिहासिक शिलालेख, अशोक के शिलालेखों में भी बहुत कुछ मिलता है कि हमारा देश कैसा था। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि इतिहास, उस देश का इतिहास ही उस देश के अस्तित्व का कारण होता है। तो इस प्रकार भारत का एक अपना इतिहास है, ठीक उसी प्रकार अन्य जितने भी देश है उनका भी एक अपना इतिहास है, और वह इतिहास ही निर्धारित करता है कि वह देश कहाँ से कहाँ तक फैला है। हम देखें तो जैसे कि आप देखेंगे कि भारत में जितने भी मतलब ऐतिहासिक
कहा जाए प्राप्त हुए, जैसे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा संस्कृति, या बहुत से ऐसे ऐसे प्राप्त हुए हैं। कहा जाए एक प्रकार से वो घर प्राप्त हुए हैं, वो शिलालेख प्राप्त हुए हैं, अनेक प्रकार के और जीवाश्म ये सब प्राप्त हुए। उनसे स्पष्ट पता चलता है कि भारत की जो लोग हैं वो अधिकतर नदियों के किनारे निवास करते थे। नदियों के किनारे निवास करते थे, वहाँ पर खुदाई हुआ, खुदाई होने के पश्चात स्पष्ट रूप से पता चला कि यहाँ की संस्कृति कैसी है, यहाँ के इतिहास कैसा है, वह आज हमारे सामने उभर कर आया है। और क्या बोलते हैं, नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक में लिखा है, उन्होंने कहा है कि भारत की भले संस्कृतियाँ अलग अलग हो, भारत में विविधता हो, लेकिन आंतरिक दृष्टि से एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्या कहा नेहरू जी ने, ऐसा कहा। ये हो गया आपका दूसरा इतिहास। तीसरा आयु भूक्षेत्र। अब देखते हैं भूक्षेत्र। भूक्षेत्र अर्थात जैसे कि ये भारत है, ये भारत है, तो भारत का भूक्षेत्र यहाँ उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम इत्यादि तक फैला हुआ है। ठीक है, तो प्रत्येक जो देश होता है ना, देश बनने का एक और कारण है उनका एक भूक्षेत्र, है ना, उसका सीमांकन, एक प्रकार से सीमांकन, जिस प्रकार एक किसान का खेत होता है ना, उनका लंबाई चौड़ाई इस प्रकार से वर्गीकृत हुआ रहता है, तो उसी प्रकार की भारत का भी एक भूक्षेत्र है। तो कोई भी देश जब देश बनता है या कोई भी देश जब राष्ट्र बनता है, ठीक है, तो उनका एक भूक्षेत्र होता है, उसी भूक्षेत्र के आधार पर क्या होता है, उस देश का जन्म होता है। ये हो गया आपका भूक्षेत्र। चौथा आइए, चौथा है साझा राजनीति। राजनीति आदर्श। चौथा है साझा राजनीतिक आदर्श, जिनके कारण राष्ट्र का जन्म होता है। आइए देखते हैं चौथा। हालांकि अपना भूक्षेत्र और साझी ऐतिहासिक पहचान लोगों में एक होने का बोध पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो भूक्षेत्र है और इतिहास है ना, कोई भी राष्ट्र का जन्म होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन भविष्य के बारे में सामूहिक दृष्टिकोण और अपना स्वतंत्र राजनीतिक अस्तित्व बनाने की सामूहिक चाहत ही वह मूल बात है जो राष्ट्र को बाकी समूहों से अलग करती है ना। लेकिन इसके बावजूद भी प्रत्येक देश के निवासी एक प्रकार से राजनीतिक, है ना, राजनीतिक अस्तित्व बनाने की बात करते हैं। चाहे किसी भी देश के नागरिक हो, है ना, अपने देश को, अपने देश के लोगों के साथ राजनीतिक पहल शुरू करते हैं और राजनीतिक पहल से ही उस राज्य के लोगों द्वारा उस राज्य के राजा का चयन होता है। जैसे कि प्रधानमंत्री हमारे देश में बनता है तो भारत के लोगों के द्वारा क्या होता है, प्रधानमंत्री बनता है, मत के द्वारा, मतलब मताधिकार के द्वारा ही प्रधानमंत्री का निर्माण होता है। तो इस प्रकार आइए देखते हैं। और बाकी बातों के अलावा वे लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और उदारवाद जैसे मूल्यों और सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं। जितने भी राजनीतिक जो पार्टी होते हैं, है ना, वो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, उदारवादी की बात करते हैं, लोकतांत्रिक बातों की बात करते हैं। इस प्रकार इन सब में एक प्रकार से जो राजनीतिक लोग होते हैं, जो आदर्शवादिता से परिपूर्ण होते हैं, वो इन मूल्यों पर बात करते हैं और इनको स्वीकार भी करते हैं। असल में ये ही वे सत्य हैं जिनके आधार पर वे साथ साथ आना और रहना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में यह विचार राष्ट्र के रूप में उनकी राजनीतिक पहचान को बताते हैं। असल में देखें तो वह व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति हो, है ना, जिनके अंदर लोकतांत्रिक गुण हो, राष्ट्रवादी विचारधारा हो, धर्मनिरपेक्षता हो, किसी विशेष धर्म को महत्व बना देना,
इस प्रकार के जो लोग होते हैं उसका एक अस्तित्व अलग ही बनता है ना। उनकी राजनीतिक विचारधारा अलग होती है, वह आदर्शवादिता से परिपूर्ण होते हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं लोकतंत्र में कुछ राजनीतिक मूल्यों और आदर्शों के लिए साझी प्रतिबद्धता ही किसी राजनीतिक समुदाय या राष्ट्र का सर्वाधिक वांछित आधार होता है। अब यहाँ कहा गया लोकतंत्र का प्रमुख आधार यह है कि उस देश के निवासियों के अंदर आपस में साझी है ना, आपस में प्रतिबद्धता होनी चाहिए, जो राजनीतिक समुदाय या राष्ट्र का सर्वाधिक वांछित आधार है। अगर हम एक प्रकार से देखें, आपस में साझेदारी न हो, उस देश के आपसी लोगों में साझेदारी न हो, तो उस देश के लोगों का सही ढंग से आधार नहीं मिल पाएगा, उनका एक निश्चित आधार नहीं बन पाएगा, जिनके कारण वह देश विकास करे। आगे आइए, इसके अंतर्गत राजनीतिक समुदाय के सदस्य कुछ दायित्वों से बंधे हैं। ये दायित्व सभी लोगों के नागरिकों के रूप में अधिकारों को पहचान लेने में पैदा होते हैं। देखिए, हमारे देश के बहुत से ऐसे राजनीतिक लोग हैं जो राजनीतिक नियमों से बंधे हुए हैं या कहें राजनीतिक आदर्शों से बंधे हुए हैं। बंधे होने के कारण वह राज्य की जो जनता है ना, उनके अधिकारों की मांग करते हैं, उनके अधिकारों के लिए लड़ते हैं और सही रास्ते पर चलते हैं। तो ये इस प्रकार से जो साझे राजनीतिक, यहाँ पर कहा है साझा राजनीतिक आदर्श, अगर सभी व्यक्ति के अंदर ये गुण आ जाए तो कोई भी देश नया अस्तित्व में आ सकता है या कोई भी नया देश बन सकता है। इसके बाद हम थोड़ा सा देखेंगे एक उदाहरण के माध्यम से। बास्क वासियों और स्पेन है, किस प्रकार वहाँ के जो लोग हैं साझा राजनीतिक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं और वह स्पेन से अलग होना चाह रहे हैं। कौन? बास्क वासी, क्योंकि उनकी भाषा अलग है, उनकी संस्कृति अलग है, उनकी बोली शैली अलग है, इसलिए ये लोग साझा राजनीतिक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। ये हो गया आपका चौथा। आइए पांचवा, साझा आर्थिक व्यवस्था। जब शुरू में इंग्लैंड या जर्मनी में राष्ट्र राज्य बने तब वहाँ के निवासी, खासकर व्यापारी और उद्योगपति यह चाहते थे कि समांती प्रणाली की विखंडित अर्थव्यवस्था की जगह एक राष्ट्रव्यापी व्यवस्था बने। अब यहाँ पर कहा है जब शुरू में इंग्लैंड या जर्मनी में राष्ट्र राज्य बने, ठीक है, एक अच्छा राज्य बना, एक राज्य का जन्म हुआ, तो वहाँ जो समांती प्रथा थी है ना, जो समांती अर्थव्यवस्था थी उसकी बजाय है ना, उसके बजाय राष्ट्रव्यापी व्यवस्था बने है ना, राष्ट्रीय व्यवस्था बने, इस प्रकार से उन्होंने कहा। उदाहरण के लिए एक राष्ट्र में एक मुद्रा का चलन हो, मापन के एक से मापदंड हो, वजन आदि का एक ही कानून हो, एक ही लगान व्यवस्था हो। इससे पहले हर जमींदारी रियासत में अलग अलग कानून, मुद्रा, अलग मापन आदि के कारण व्यापार पर बुरा असर पड़ता है। राज्य की कल्पना में यह भी निहित है कि राज्य उस राष्ट्र के उद्योग, कृषि व व्यापार के हितों के लिए भी काम करे, जैसे देश में एक दूसरे के सस्ते माल बिकने न दे, ताकि उस देश के उद्योगों को पनपने में मौका मिले और स्वदेशी भावना को बढ़ाकर राज्य से अपेक्षा थी वह दूसरे देशों पर अपना साम्राज्य स्थापित करे, ताकि सस्ता कच्चा माल मिल सके और बाजार कायम कर सके। इस प्रकार राष्ट्र राज्य औद्योगिकरण में मदद कर सकता है। तो पांचवा है साझा अर्थव्यवस्था। तो साझा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कहा गया है कि हम आपस में साझेदारी इस प्रकार कायम करें ताकि एक समान नापतोल हो, एक समान वजन हो, एक समान मूल्य निर्धारित हो, एक समान किसी भी वस्तु के उत्पाद का मूल्य हो। इस प्रकार से साझा राजनीतिक अर्थव्यवस्था के बारे में कहा गया है। ठीक है, अगर जो कंपनियां हैं उनके माल थोड़ा महंगे हो है ना, तो कंपनियों को पनपने में मौका मिल सके और एक राष्ट्रवादी राज्य का निर्माण हो सके, इस प्रकार से कहा गया है। तो ये चार हो गया आपका साझा विश्वास, इतिहास, भूक्षेत्र, साझा राजनीति, और पांचवा है साझा अर्थव्यवस्था। ये पांच है, ठीक है। तो ये जो इन पांचों के द्वारा है ना, एक नए राष्ट्र का जन्म हो सकता है।
तो साझा विश्वास, इतिहास, भूगोल, साझा राजनीतिक आदर्श, साझा अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो आइए हम इसको एक नए देश बनने के क्षेत्र में देखेंगे। आगे एक उदाहरण है, उसके बारे में समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। आइए चलते हैं। आइए देखते हैं साझी राजनीतिक पहचान का महत्व। मतलब हम आपस में साझी राजनीति करें, ठीक है। जैसे कि हमारे भारत देश में बहुत से राजनीतिक पार्टी हैं, बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी, बहुत से ऐसे पार्टी हैं। तो साझा राजनीतिक पहचान का महत्व है ना। तो जैसे आपस में मिलजुल कर जो वो करते हैं, आपस में सहयोगी बनते हैं, ठीक है। तो उस पहचान का महत्व क्या है, तो आप जानेंगे। तो बहुत से देखेंगे, इन्हीं को हम समझने का प्रयास करते हैं पुस्तक के माध्यम से। बहुत से लोगों का मानना है कि हम जैसा राज्य या समाज बनाना चाहते हैं उसके बारे में साझी राजनीतिक दृष्टि व्यक्तियों को एक राष्ट्र के रूप में बांधने के लिए पर्याप्त नहीं होता। इसके स्थान पर वह एक समान भाषा, जाति, वंश, परंपरा जैसी साझी सांस्कृतिक पहचान चाहते हैं। तो इसमें कहा गया है कि राजनीतिक दृष्टि व्यक्तियों को एक राष्ट्र के रूप में बांधने के लिए पर्याप्त नहीं है ना। एक राष्ट्र के या एक माला के सूत्र में बांधने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके लिए जाति, परंपरा, वंश के आधार पर सांस्कृतिक पहचान की आवश्यकता होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक ही भाषा बोलना आपसी संवाद को काफ़ी आसान बना देता है। समान धर्म होने पर बहुत सारे विश्वास और सामाजिक रीति रिवाज साझे हो जाते हैं। अब यहाँ पर कहा गया है कि समान धर्म होने पर बहुत सारे रीति रिवाज, बहुत सारे जो हम बोलते हैं वह एक प्रकार से क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। और कहा गया है सामाजिक रीति रिवाज साझे हो जाते हैं। एक जैसे त्यौहार मनाना, एक जैसे मौक़ों पर छुट्टियाँ चाहना, एक जैसे प्रतीकों को धारण करना लोगों को करीब ला सकता है। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि अगर समान धर्म हो जाए, भारत में विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है ना, जैन, फारसी और बौद्ध। तो ये बहुत से मतलब धर्म के लोग रहते हैं। इन धर्मों को आपस में मिला दिया जाए, है ना। आपस में जितने भी परंपरा है उसको एक साथ मनाया जाए, जिसकी मतलब छुट्टियां हैं उनको एक साथ मनाया जाए, इस प्रकार की बात कही गई है। तो यह तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो उनकी अपनी संस्कृति है, उनकी एक अपनी पहचान है ना। तो यहाँ पर कहा गया राजनीतिक दृष्टिकोण से आपस में उनको जोड़ दिया जाए, है ना, साझा पहचान बनाया जाए। तो उसका क्या महत्व इस पर कहा गया है। तो इसके देखा जाए तो एक तो फायदा है और एक नुकसान है। मान लीजिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बौद्ध, पारसी, ठीक है, ये जितने भी धर्म हैं इनके संस्कृतियों को नज़रअंदाज किया जाए, इनके विचारों को नज़रअंदाज किया जाए, इनके त्योहारों को नज़रअंदाज किया जाए और दमनकारी नीति अपनाई जाए, तो इसको आपस में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर हम दूसरा मॉडल देखें तो अगर इन सब की विविधताओं को ध्यान में रख करके ये हिंदू है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, इन सब के अंदर अलग अलग संस्कृति है। इन विविधताओं को ध्यान में रख करके ऐसी नीति और योजना बनाई जाए, ऐसी साझेदारी बनाया जाए जिनके माध्यम से, है ना, हम साझा राजनीतिक पहचान कर सकते हैं। पहले में हम दमनकारी नीति अपना रहे थे, लेकिन दूसरे में दमनकारी नीति नहीं अपना रहे हैं। इस प्रकार से हम देखें तो एक साझा राजनीतिक पहचान स्थापित कर सकते हैं, जो देश के लोगों को एकता के सूत्र में बांध सकते हैं, आपसी पहचान दिला सकते हैं, ठीक है, और एक दूसरे की संस्कृति और परंपरा को समझ सकते हैं। इसलिए
यह बहुत ही जरूरी है। तो ये हो गया आपका साझी राजनीतिक पहचान का महत्व। अब देखिए साझी राजनीतिक पहचान का महत्व बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। हम एकता के सूत्र में बन सकते हैं, हम एक दूसरे की संस्कृति को पहचान सकते हैं, राजनीतिक वातावरण अच्छा हो सकता है, हम एक दूसरे की बुराई नहीं करेंगे, अनेक प्रकार की विचारधारा पैदा होंगे, है ना। ये सब इसके बाद में आई चलते हैं नेक्स्ट।